इलेक्शंस डेमोक्रेसी की बैकबोन है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में अलग-अलग इलेक्शंस अलग-अलग मेथड से यूज होते हैं? लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इलेक्ट होते हैं। आज हम इन दोनों सिस्टम्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के साथ समझेंगे। भारत में दो प्रमुख इलेक्शन मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस के लिए, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स लेता है वो जीत जाता है, चाहे उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना भी मिले। ये सिस्टम इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों में यूज होता है। अब चलो एक एग्जाम्पल से एफपीटीपी को समझते हैं। भारत में लोकसभा के लिए 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और हर कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। मान लो हम XYZ कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शंस देख रहे हैं जिसमें 4 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैंडिडेट ए 35% वोट्स लेता है, कैंडिडेट बी 30% वोट्स लेता है एंड कैंडिडेट सी 20% एंड कैंडिडेट डी 15% वोट लेता है। क्योंकि कैंडिडेट ए के सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं वही विनर डिक्लेयर हो जाएगा, चाहे 65% लोगों ने किन्हीं और कैंडिडेट्स को वोट दिया हो। क्या इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी लोग कैंडिडेट ए को नहीं चाहते थे? और क्या बाकी कैंडिडेट्स इलेक्शन के बाद कोalition बना सकते हैं? जवाब है नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम में इलेक्शन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के बेसिस पर होते हैं, टोटल वोट्स का कोई रोल नहीं होता। हर कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक विनर इलेक्ट होता है। वोट्स इलेक्शन के बाद कंबाइन नहीं किए जाते। एक बार कैंडिडेट जीत जाए तो सीट्स उसी की होती है। हारे हुए कैंडिडेट्स कोalition बनाकर रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, नेशनल और स्टेट लेवल पर पार्टीज कोalition गवर्नमेंट बना सकती हैं, पर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। कोalition गवर्नमेंट को और अच्छे से समझने के लिए चलो 2019 के इलेक्शंस का एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोalition की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 303 सीट्स जीती थी। मेजॉरिटी के लिए 272 सीट चाहिए होती हैं और बीजेपी ने अकेले ही मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया था। इसका मतलब बीजेपी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बना सकती थी। 2019 से 2024 तक का सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट कहलाया। ये एक एग्जाम्पल है कि एफपीटीपी सिस्टम कभी कभी स्ट्रॉन्ग सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है अगर एक पार्टी को काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिल जाए। लेकिन अगर किसी और पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो क्या होता है? चलो 2024 के इलेक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। 2024 में बीजेपी ने 543 में से सिर्फ 240 सीट जीती। गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम 272 सीट चाहिए होती है। बीजेपी के पास अकेली मेजॉरिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के दूसरे पार्टीज के साथ कोalition बना लिया। एनडीए ने टोटल 293 सीट सिक्योर कर ली थी और मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म की। इस वजह से 2024 के बाद के सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट कहलाया, ना कि एक प्योर बीजेपी गवर्नमेंट। तो कोalition गवर्नमेंट तब बनती है जब पार्टीज इलेक्शन के पहले या बाद कोलैबोरेट करती है। लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी में हारे हुए कैंडिडेट्स मिलकर किसी जीते हुए कैंडिडेट के अगेंस्ट कोalition नहीं बना सकते। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। देखो, नॉर्मली एक वोटर एक वोट के बराबर होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर वोट की एक वोट वैल्यू होती है और ये वोट वैल्यू उस पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है जिसे वोटर रिप्रेजेंट करता है। भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए होता है, जिसमें जनता डायरेक्टली वोट नहीं देती बल्कि उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे एमएलएज और एमपीज किसी और को इलेक्ट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर्स। इसीलिए इस सिस्टम में एमएलएज और एमपीज की वोट वैल्यू होती है जो उनके वोट का वेटेज डिसाइड करती है। ये वोट वैल्यू फिक्स नहीं होती बल्कि एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट की जाती है जो पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन के प्रपोर्शन पर बेस्ड होती है। एमएलएज की वोट वैल्यू उनकी स्टेट की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होती है और एमपीज की वोट वैल्यू उन सभी एमएलएज की टोटल वोट वैल्यू के बेसिस पर निर्धारित की जाती है। एमएलए की वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट
डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएज इन द स्टेट मल्टीप्लाई बाय 1/1000। चलो इसको उत्तर प्रदेश और सिक्किम के एग्जाम्पल से समझते हैं। 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 83.8 मिलियन के आसपास थी और उत्तर प्रदेश में टोटल एमएलएज की संख्या है 403। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए निकल कर आती है अप्रोक्सीमेटली 208। वहीं सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए अप्रोक्सीमेटली 7 निकल कर आती है। तो यूपी के लिए एक एमएलए का वोट वैल्यू है 208 और सिक्किम के लिए एक एमएलए का वोट वैल्यू है सिर्फ 7। ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि पीआर सिस्टम में वोट वैल्यू स्टेट की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन पर डिपेंड करती है। इसी वजह से हर स्टेट की एमएलए वोट वैल्यू अलग अलग होती है। अब एमएलए की तरह एमपी की वोट वैल्यू अलग अलग नहीं होती। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं उनकी वोट वैल्यू इक्वल होती है। चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। लोकसभा में टोटल इलेक्टेड एमपीज हैं 543 और राज्यसभा में इलेक्टेड एमपीज हैं 233। अब टोटल इलेक्टेड एमपीज की बात करें तो 776 निकल कर आती है। अब एमपी की वोट वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, जिसमें हमारे स्टेट के एमएलएज और यूटीज के एमएलएज इंक्लूडेड होंगे और यूटीज में हमारे पास सिर्फ 3 यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं तो उनके ही सिर्फ काउंट होंगे। ठीक है, तो वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी हो जाएगा टोटल वोट वैल्यू ऑफ स्टेट्स एमएलएज प्लस टोटल वोट वैल्यू ऑफ यूटीज एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास हर एमपी की वोट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 700 आती है। हम यहाँ पर जो भी डेटा यूज कर रहे हैं वो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बेसिस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हर एमपी की वोट वैल्यू अप्रॉक्स 700 थी। देखो यहाँ पर एक कैच है, 2022 तक जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए थे, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर की एमएलए वोट वैल्यू 0 कंसिडर हुई थी। लेकिन 2024 में इलेक्शंस हो चुके हैं, तो अब जब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की एमएलए वोट वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी और फिर एमपीज की वोट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर उत्तर प्रदेश का एक एमपी वोट देता है तो उसकी वोट वैल्यू 700 होती है और अगर सिक्किम का एक एमपी वोट देता है तो उसकी भी वोट वैल्यू 700 ही होती है। एमएलएस के केस में अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन के बेसिस पर उनकी वोट वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन एमपीज के केस में ऐसा नहीं होता, सभी एमपीज की वोट वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि ऐसा क्यों होता है। सी अनलाइक एमएलएज, एमपीज पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक स्टेट को नहीं। अगर एमपीज की वोट वैल्यू उनके स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पर होगी तो बड़े स्टेट के एमपीज को ज्यादा पावर मिलेगी और छोटे स्टेट्स के एमपीज को शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। देखो एमपी सिर्फ 776 हैं, फिर भी उनका टोटल वोट वैल्यू थाउजेंड्स ऑफ एमएलएज के बराबर है। यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ब्यूटी है कि ये इंश्योर करता है कि देश के हर हिस्से को रिप्रेजेंटेशन मिले। साथ ही ये भी बताता है कि पार्लियामेंट जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है और स्टेट असेंबलीज जो रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये भारत के फेडरल नेचर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो एमपीज और एमएलएज की वोट वैल्यू पर इतना फोकस करने का रीजन ये है कि 2022 के लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये टर्म न्यूज में था ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर। 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एमपीज की वोट वैल्यू कम हो गई थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब 2024 में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो चुके हैं तो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर के एमएलएज की वोट वैल्यू वापस ऐड होगी। इस वजह से एमपीज की वोट वैल्यू भी फिर से चेंज होगी। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्शन के नंबर का नहीं है बल्कि पॉलिटी में काफी इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार अच्छे से समझ लो ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी डाउट हो या समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना, मैं डेफिनेटली एड्रेस करूंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं और हर देश अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स यूज करता है। इंडिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड का यूज होता है, इसीलिए हम राज्यसभा इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टर्म का यूज करते हैं। क्लियर? तो हमने देख लिया कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम है। अब इस सिस्टम में जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स को अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पर रैंक करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा से ज्यादा वोट लेता है तो उसके एक्स्ट्रा वोट्स नेक्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और अगर कैंडिडेट कोटा क्रॉस नहीं कर पाते तो सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट्स सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस कंसिडर टोटल 6 वोटर्स हैं, ठीक है, और कैंडिडेट्स 3 हैं और ये 2 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारे पास टोटल सीट्स भी 2 हैं।
तो सबसे पहले वोटर्स कैंडिडेट्स को अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पर रैंक करेंगे। ये रही प्रेफरेंसेस। वोटर 1 ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, ए को सेकंड एंड सी को थर्ड। तो ऐसे ही वोटर सेकंड ने बी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, सी को सेकंड प्रेफरेंस और ए को थर्ड प्रेफरेंस। ऐसे ही सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रेफरेंसेस दे दी है। अब सबसे पहले हम लोग कोटा निकालेंगे। तो कोटा का फॉर्मूला होता है टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय सीट्स प्लस 1, और जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल वोटर्स है 6, तो यहाँ से हमारे पास वैलिड वोट्स आ जाएंगे 6 वोट्स। 6 डिवाइडेड बाय सीट्स कितनी है 2, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास कोटा निकल कर आएगा 3। तो कोटा वो वैल्यू होती है जो कैंडिडेट को जीतने के लिए अचीव करनी होती है। ठीक है, तो जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को मिनिमम 3 वोट्स चाहिए। अब हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस काउंटिंग करेंगे। कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे? 2 वोट्स मिले हैं। कैंडिडेट बी को फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे 3 वोट्स मिले हैं और कैंडिडेट सी को 1 वोट मिला है। अब हमें ये देखना होता है कि क्या किसी कैंडिडेट ने कोटा अचीव कर लिया है, और अगर कोटा अचीव कर लिया है और अगर उसको कोटा से ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा वोट्स नेक्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट को एग्जैक्टली 3 वोट्स मिले हैं, इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा वोट्स नहीं है, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो कैंडिडेट भी इलेक्शन जीत चुका है, तो हमारी एक सीट तो फिल हो चुकी है। अब देखते हैं कैंडिडेट ए और कैंडिडेट सी को। कैंडिडेट ए को मिले हैं 2 वोट्स और कैंडिडेट सी को मिले हैं 1 वोट। अब देखो, अगर कोई कैंडिडेट कोटा क्रॉस नहीं कर पाता तो सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट्स सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ए और सी में सबसे ज्यादा कम वोट किसको मिले? सी को मिले, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और सी के वोटर का सेकंड प्रेफरेंस कौन है? ए है, तो सी का वोट ए को ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ए के पास कितने वोट्स आ जाएंगे? 2 प्लस 1। तो अब ए के पास कितने वोट्स हो गए? 2 प्लस 1, कोटा अचीव्ड। तो हमारी दोनों सीट्स फिल हो चुकी है, ए और बी इलेक्शन जीत चुके हैं और सी एलिमिनेट हो गए। बस यही प्रोसेस होती है। अब देखो, मैंने जो एग्जाम्पल यूज किया है ना उसमें एक वोटर बराबर 1 वोट माना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए, लेकिन रियल इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता। जब प्रेसिडेंशियल या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो वोटर्स एक्चुअली एमपीज और एमएलएज होते हैं और उनका एक फिक्स्ड वोट वैल्यू होता है। एमएलएज जब वोट देते हैं तो उनकी वोट वैल्यू स्टेट वाइज होती है और हर एमएलएज की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। और एमपीज जब वोट देते हैं तो उनकी वोट वैल्यू फिक्स्ड होती है, करंटली 700 है। इसीलिए रियल इलेक्शंस में एक एमपी या एमएलए का सिर्फ एक वोट नहीं होता बल्कि उनकी वोट वैल्यू काउंट होती है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। It is used for the elections of Lok Sabha and state legislative assemblies in India, correct? In this system, a candidate must secure more than 50% of the total votes to win. ये correct नहीं है, जिसके पास maximum votes आएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, It follows the principle of winner takes all. ये भी correct है। अब देखो, कैंडिडेट ए को 40% वोट्स मिले, बी को 30%, सी को 20% और डी को 10% वोट्स मिले। अब आप देखोगे ना कि सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले? कैंडिडेट ए को मिले, तो कैंडिडेट ए जीत गया, उसके लिए उसको 50% प्लस वोट्स लाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम कैंडिडेट बी, सी और डी के वोट्स को कंबाइन करेंगे तो 50% वोट्स निकल कर आते हैं जो 40% से ज्यादा है। अब देखो, जो 50% वोटर्स है वो कैंडिडेट ए को वोट नहीं देना चाहते थे, राइट? उसके बावजूद भी कैंडिडेट ए उस कॉन्स्टिट्यूंसी का विनर हो जाए, इसीलिए इसको विनर टेक्स ऑल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 1 and 3। With reference to the proportional representation system, consider the following statements. It is used for the elections of President and Vice President of India. Correct है. Rajya Sabha members are elected using PR through a single transferable vote. Correct. In PR, every voter's vote value has an equal value regardless of population they represent. ये इनकरेक्ट है। देखो, अगर वोटर एमपीज हैं तो उनकी वोट वैल्यू सबकी इक्वल होती है, लेकिन अगर वोटर्स एमएलएज हैं तो उनकी वोट वैल्यू उनके स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो सभी वोटर्स की वोट वैल्यू इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्शंस इन इंडिया: लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस, ग्राम पंचायत इलेक्शन। Which of the above are conducted using proportional representation system? देखो, अगर आपको ये नहीं भी पता है, आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होते हैं, तो अगर हम ऑप्शन 1 को
एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, 2 and 3. Consider the following statements regarding the vote value of MLAs and MPs in India. So the vote value of an MLA vary from state to state. करेक्ट है. हर स्टेट की MLAs की वोट वैल्यू अलग अलग होती है. वोट वैल्यू ऑफ ऑल MPs इज द सेम. ये करेक्ट है. करेंटली कितनी है? 700. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 and 2.